हेलो फ्रेंड्स, मैं वीणा पटेल आज आपको हमारे इस चैनल पे ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। तो जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आता है, ऑपरेट का मतलब यहाँ पे चलाना और सिस्टम का मतलब कंप्यूटर सिस्टम से है। और यहाँ सिस्टम की बात करूँ तो हार्डवेयर से है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? तो सॉफ्टवेयर जिसे हम यूज़ करते हैं, जैसे आपने सुना होगा गाने सुनने के लिए हम मीडिया प्लेयर यूज़ करते हैं, इंटरनेट चलाने के लिए ब्राउज़र यूज़ करते हैं, वर्ड, एक्सेल, अलग अलग काम करने के लिए हम अलग अलग सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। और एक होते हैं हार्डवेयर, जिन्हें हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो हार्डवेयर होते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम से मतलब कंप्यूटर हार्डवेयर से है। तो यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर और यूज़र मतलब इंसानों की बात हो रही है, जो कंप्यूटर चला रहे यूज़र की बात हो रही है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर और यूज़र के मध्य इंटरफेस का कार्य करता है, या ऐसा कहें कि मध्यस्थ की तरह कार्य करता है। यहाँ इसका क्या मतलब होता है मध्यस्थ की तरह? तो यदि आप देखें कि कंप्यूटर आपके सामने रखा हुआ है और आप उसे बोल के कुछ काम करवाना चाहते हैं तो आप काम नहीं कर सकते उससे। जैसे एक गाड़ी खड़ी है, वो गाड़ी में भले ही पेट्रोल फुल है, नई गाड़ी है, बिल्कुल बढ़िया है, लेकिन वो अपने आप चल नहीं सकती। उसको चलाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? तो एक ड्राइवर होना चाहिए जो उस गाड़ी को चला सकता है। ऐसे ही कंप्यूटर हार्डवेयर जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, ये भी खुद कोई काम नहीं कर सकते हैं, स्वयं कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, नहीं हम इनसे बोल के करवा सकते हैं। तो इन्हें चलाने के लिए एक प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ती है। जैसे गाड़ी चलाने के लिए एक ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे ही ये कंप्यूटर हार्डवेयर जो होते हैं इन्हें चलाने के लिए भी एक प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कह रहे हैं और उसे ही हम यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम बोल रहे हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि यूज़र और कंप्यूटर के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है, इंटरफेस का कार्य करता है। जिस तरह से हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो हम आपस में बातचीत किसके थ्रू कर पा रहे हैं? तो भाषा के थ्रू। हम आपस में जब बातचीत कर रहे हैं तो हमारे बीच में लैंग्वेज काम कर रही है, भाषा काम कर रही है। बिना भाषा के हम आपस में बातचीत नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर हार्डवेयर से भी हम खुद कोई काम नहीं करवा सकते। तो वहाँ पे इंटरफेस कौन करवा रहा है? इंटरफेस करवा रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसीलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर और यूज़र के मध्य इंटरफेस का कार्य करता है। अब एक और बात जो अधिकतर लोगों ने सुनी ही होगी कि कंप्यूटर जो होता है वो 0101 या फिर ऐसा कहें बाइनरी में काम करता है, बाइनरी लैंग्वेज में, मशीनरी लैंग्वेज में काम करता है। तो हम कोई इंस्ट्रक्शन 0101 या बाइनरी लैंग्वेज में नहीं दे सकते हैं। हम कंप्यूटर से जो भी काम करते हैं वो हम कीबोर्ड से टाइप करके या माउस से क्लिक करके देते हैं, या ऐसा इसको इस तरह से समझें, हम जो भी काम कर रहे हैं वो हम इंग्लिश लैंग्वेज में टाइप करके या क्लिक करके दे रहे हैं। कोई कमांड एग्जीक्यूट हो रही है वो भी इंग्लिश में ही है, तो उसे हम यहाँ पे कहेंगे हाई लेवल लैंग्वेज में। हम काम करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में और कंप्यूटर हार्डवेयर काम करते हैं मशीनरी लैंग्वेज में। हम कंप्यूटर से कोई काम करवाना चाहते हैं तो हम उसे मशीनरी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते हैं, और न ही हार्डवेयर ने जो काम किया है, जैसे मॉनिटर पे हमें कुछ दिखाई दे रहा है तो वो हमें इंस्ट्रक्शन हमारी लैंग्वेज में ही देगा, वो हमें मशीनरी लैंग्वेज में नहीं देगा, क्योंकि हम समझ नहीं सकते हैं। यानी कि ना तो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन मशीनरी लैंग्वेज में दे सकते हैं, ना ही हार्डवेयर हमें इंग्लिश लैंग्वेज में रिस्पॉन्स दे सकता है। ऐसा समझे इसको इस तरह से कि ना तो कंप्यूटर हमारी भाषा समझ सकता है, ना ही हम कंप्यूटर की भाषा समझ सकते हैं। तो इसके बीच ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य करता है। तो ये कन्वर्सेशन करवाता कैसे है वो? तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास में हमारी लैंग्वेज को हार्डवेयर की भाषा में समझाने के लिए और हार्डवेयर की जो लैंग्वेज है उसे वापस हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कुछ लैंग्वेज कन्वर्टर होते हैं। लैंग्वेज कन्वर्टर होते हैं। कौन कौन से? तो 3 लैंग्वेज कन्वर्टर होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के पास में। पहला होता है असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ये तीनों लैंग्वेज कन्वर्टर हैं जो कि हमारे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को हार्डवेयर की भाषा में कन्वर्ट करते हैं और हार्डवेयर के द्वारा किए गए काम को वापस हमारे तक पहुंचाने के लिए यूज़र लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, हमारी भाषा में कन्वर्ट करते हैं। एक एक करके हम सभी को समझते हैं।
सबसे पहले असेंबलर की बात करें तो असेंबलर जो होता है वो असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए कोड को कन्वर्ट करता है मशीनरी लैंग्वेज में। असेंबलर क्या काम करता है? तो असेंबलर असेंबली लैंग्वेज में जो कुछ भी लिखा है कोड, उस कोड को कन्वर्ट करता है मशीनरी में। असेंबली लैंग्वेज के कोड क्या होते हैं? तो असेंबली लैंग्वेज में कुछ शॉर्ट फॉर्म यूज किए जाते हैं, जैसे एडिशन के लिए एड, मतलब पूरा एडिशन नहीं लिखा और उन्होंने केवल ADD एड का यूज़ कर लिया। सब्ट्रैक्शन के लिए SUB, मल्टीप्लिकेशन के लिए MUL, ऐसे कोई भी काम जो किया जाता है तो असेंबली लैंग्वेज में इस तरह के कुछ शॉर्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है और इसे कहा जाता है मेनोमिक कोड। असेंबली लैंग्वेज में क्या यूज़ किया जाता है कोडिंग करने के लिए? मेनोमिक कोड का यूज़ किया जाता है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि असेंबली लैंग्वेज में कौन से कोड यूज़ होते हैं या शॉर्ट फॉर्म जो यूज़ होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा उसे क्या कहते हैं? मेनोमिक कोड। तो असेंबली लैंग्वेज में जो कुछ भी लिखा है उसे कंप्यूटर से करवाना है, मतलब हार्डवेयर तक पहुंचाना है वो, तो हार्डवेयर की लैंग्वेज में जो कन्वर्ट करना है, मशीनरी लैंग्वेज में जो कन्वर्ट करना है, उसको कन्वर्ट कौन करेगा? तो असेंबलर काम करता है बीच में, असेंबलर करवाता है। असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए कोड को मशीनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। दूसरा, कंपाइलर और इंटरप्रेटर की बात करते हैं तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही कंपाइलर इंटरप्रेटर दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज में जो कुछ भी लिखा है, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में, उसे कन्वर्ट कर देते हैं मशीनरी में। कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का एक ही काम है, यह हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए कोड को मशीनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी लैंग्वेज या ऐसा कहें कौन हमारे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को यूज़र लैंग्वेज में, मशीनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और मशीनरी लैंग्वेज में दिए गए इंस्ट्रक्शंस को वापस यूज़र लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही इसके आंसर हैं। अब दोनों एक जैसे हैं तो फिर ये दो अलग अलग क्यों ऑप्शन दिए गए? तो दोनों के काम करने के तरीके में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम अभी यहाँ पे समझ लेते हैं। सबसे पहले अपन कंपाइलर को समझते हैं। सपोज हमारे पास में एक फाइल है, इस फाइल में हमने कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, कुछ कोड लिखा है इस फाइल में हमने, और ये कोड हमने कैसे लिखा है? तो हमने ये लिखा है इंग्लिश लैंग्वेज में, और ये चलाने का काम किसका है? तो ये हार्डवेयर चलाएगा, या ऐसा कहें यहाँ कंप्यूटर हार्डवेयर है, ये इस कोड को चलाएंगे, यहाँ पे चलने वाला है। लेकिन ये जो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है ये नहीं समझ सकता, यहाँ पर क्या समझाना पड़ेगा? इसको देना पड़ेगा मशीनरी लैंग्वेज में। तो यहाँ पे बीच में काम करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। इन दोनों के बीच में मध्य से इंटरफेस कौन करवाएगा? दोनों के बीच में कम्युनिकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम में भी अभी हम क्या बात कर रहे हैं? बीच में क्या काम कर रहा है? कंपाइलर। ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जो लैंग्वेज कन्वर्टर कंपाइलर है वो काम कर रहा है। तो कंपाइलर इस पूरे कोड को पढ़ेगा, फर्स्ट लाइन टू लास्ट लाइन। कंपाइलर हमारे द्वारा दिए गए पूरे कोड को, जो भी हमने फाइल एग्जीक्यूट करने को कहा है, उस फाइल के पूरे कोड को फर्स्ट लाइन टू लास्ट लाइन स्टेप बाय स्टेप पूरा रीड करेगा। और पहला काम क्या होगा? वो करेगा सबसे पहले चेक, इसे चेक करेगा। यदि ये सही है, यदि ये कोड जो भी हमने फाइल में लिखा है सब कुछ सही है, तो वो इस कोड को कन्वर्ट कर देगा एग्जीक्यूटेबल कोड में, एग्जीक्यूटेबल कोड में बदल देगा और एक नई फाइल बनाएगा। इस फाइल में क्या होगा? तो इस फाइल को बोलते हैं EXE, एक नई फाइल जनरेट करेगा, एग्जीक्यूटेबल फाइल। एक और क्वेश्चन यहीं से निकलता है कि एग्जीक्यूटेबल जो फाइल होती है उसमें कैसे कोड होते हैं? तो यहाँ हमें एक और क्वेश्चन का आंसर याद रखना है कि बाइट कोड होते हैं। एग्जीक्यूटेबल फाइल में बाइट कोड होते हैं। तो कंपाइलर ने क्या? पूरे कोड को चेक किया, यदि कोई एरर होती है तो वो एरर मैसेजेस प्रिंट कर देता है सारे, और एरर नहीं है तो एक नई फाइल बनाएगा एग्जीक्यूटेबल फाइल, और वो ये एग्जीक्यूटेबल फाइल किसको दे देगा? ऑपरेटिंग सिस्टम या कंपाइलर हार्डवेयर तक पहुंचाएगा और ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। यह कहें कि हमने जो काम कहा था वो हो जाएगा। अब बात करते हैं इंटरप्रेटर की। तो इंटरप्रेटर कैसे काम करता है? काम तो इसका भी यही है, हमारे द्वारा या यूज़र के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को मशीनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना और मशीनरी लैंग्वेज में दिए गए इंस्ट्रक्शंस को वापस यूज़र लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, या हाई लेवल को
मशीनरी में कन्वर्ट करना और मशीनरी को वापस हाई लेवल में कन्वर्ट करना। तो कैसे काम होगा, यदि यहाँ पर इंटरप्रेटर होता तो वो पूरे कोड को एक साथ नहीं पढ़ता। मेन डिफरेंस कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या है, कंपाइलर कैसे काम कर रहा था, कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ फर्स्ट टू लास्ट लाइन तक स्टेप बाय स्टेप पूरा पढ़ लिया और लास्ट में चेक करके एक नई फाइल बनाई। वहीं इंटरप्रेटर क्या कर रहा है, इंटरप्रेटर पूरे प्रोग्राम को एक साथ नहीं पढ़ रहा है, वो केवल पहली लाइन पढ़ेगा, इस लाइन को चेक करेगा, यदि ये लाइन सही है तो इसको कन्वर्ट करेगा, मतलब एग्जीक्यूटेबल कोड बनाएगा और उसको चला देगा, रन कर देगा, हार्डवेयर तक पहुंचा देगा। फिर दूसरी लाइन पढ़ेगा, यदि इस लाइन में कोई एरर नहीं है तो इसको भी एग्जीक्यूटेबल मतलब मशीनरी में कन्वर्ट करेगा और एग्जीक्यूट करा देगा, हार्डवेयर तक पहुंचा देगा। सपोज थर्ड लाइन में कोई एरर आ जाती है तो आगे का कोड पढ़ेगा ही नहीं, प्रोग्राम वहीं रुक जाएगा। ये इंटरप्रेटर, इस तरह से इंटरप्रेटर काम करता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि कंपाइलर एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देता पूरे प्रोग्राम को चेक करके और इंटरप्रेटर एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं बनाता, वो स्टेप बाय स्टेप एक एक लाइन को पढ़ता जाता है और कन्वर्ट करता जाता है। तो यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जब भी हम पेपर देते हैं या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं आप, तो उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो इनसे भी कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे असेंबलर क्या होता है, तो असेंबली लैंग्वेज को मशीनरी में कन्वर्ट करता है, लैंग्वेज कन्वर्टर होता है। ऐसे कंपाइलर और इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनरी में कन्वर्ट करते हैं और मशीनरी को हाई लेवल लैंग्वेज में। दोनों में मेन डिफरेंस क्या है कि कंपाइलर एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देता है, पूरे कोड को एक साथ पढ़ लेता है, लास्ट में एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है, और इंटरप्रेटर एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं बनाता, वो एक एक लाइन को पढ़ता जाता है और एग्जीक्यूट करवाता है। अब कुछ एग्जाम्पल और समझ लेते हैं इंटरप्रेटर और कंपाइलर के। जो भी हम एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो कुछ एप्लीकेशन कंपाइलर बेस्ड होती है और कुछ एप्लीकेशन इंटरप्रेटर बेस्ड होती है। तो जितनी भी एप्लीकेशन कंपाइलर बेस्ड होती है उनका एग्जीक्यूशन थोड़ा स्लो होता है, और इंटरप्रेटर बेस्ड जितनी भी एप्लीकेशन होती है उनका एग्जीक्यूशन फास्ट होता है। तो जितने भी ब्राउज़र होते हैं जिससे आप इंटरनेट चलाते हो, ऐसी सारी एप्लीकेशंस जिससे हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, जैसे मोजिला, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम और ओपेरा, ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर है। तो वो सारे सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं, ब्राउज़र। तो ब्राउज़र जितने भी होते हैं वो अधिकतर इंटरप्रेटर बेस्ड होते हैं, फास्ट एग्जीक्यूशन होता है उस पर। और जो हम एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, जैसे MS ऑफिस की बात करें तो MS ऑफिस, फोटोशॉप, ये जो सारी एप्लीकेशंस होती है वो कंपाइलर बेस्ड एप्लीकेशन होती हैं। तो यहाँ हमने एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बेसिक इंट्रोडक्शन लिया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे और कंप्यूटर के मध्य इंटरफेस करवाता है। तो किसके थ्रू करवाता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कुछ लैंग्वेज कन्वर्टर होते हैं जो कि हमारे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को मशीनरी में बदलते हैं। अब हम यहाँ पे आगे देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य, कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या कार्य करता है, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब हमें देखना है फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कुछ सारे फंक्शंस मैंने लिख दिए हैं, स्टेप बाय स्टेप एक एक को हम देख लेते हैं। सबसे पहले इंटरफेस की तरह कार्य करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या करता है, इंटरफेस की तरह कार्य करता है। तो इस ऑप्शन को अपन ने अभी समझ ही लिया है कि किस तरह से इंटरफेस की तरह कार्य करता है, मध्यस्थ की तरह कार्य करता है, किसके बीच, हार्डवेयर और यूज़र के मध्य इंटरफेस की तरह कार्य करता है, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करवाता है, हमारे और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। दूसरा जो ऑप्शन हमने लिखा है, अदर एप्लीकेशन को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है। मतलब कि जैसे हम कंप्यूटर लेकर आते हैं तो सबसे पहला प्रोग्राम ही हम ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम डालने के बाद ही हमारे कंप्यूटर के सारे पार्ट्स काम करने लगते हैं, कीबोर्ड, माउस, और हमारे सामने डेस्कटॉप दिखता है। जैसे डेस्कटॉप दिखता है उसके बाद ही हम बाकी सारे काम कर सकते हैं, और यदि डेस्कटॉप नहीं दिखे तो आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो वो डेस्कटॉप दिख कैसे रहा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू दिख रहा है। तो दूसरी एप्लीकेशन जब चलानी होती है तो डेस्कटॉप दिखता है, तभी आप चला सकते हैं। यदि आपको कोई एक नई एप्लीकेशन भी डालनी है तो सबसे पहले कंप्यूटर का चालू होना तो ज़रूरी है, तो वो कैसे होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। तो इसीलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि यदि हमें कोई अन्य एप्लीकेशन भी चलानी है, कुछ भी चलाना है, तो उसको प्लेटफॉर्म कौन प्रोवाइड करवा रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही करवा रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। इनपुट और आउटपुट का मैनेजमेंट, कि कीबोर्ड से किस तरह से इनपुट जाएगा, कि क्लिक करके जाता है, डबल क्लिक करते तो कोई और कमांड एग्जीक्यूट होती है, सिंगल क्लिक करते तो केवल सेलेक्ट होता है, कीबोर्ड से आप टाइप करके देते हैं, माइक से आप बोलते हैं, स्पीकर से आवाज़, से प्रिंटर से हार्ड कॉपी आती है। तो जितने भी इनपुट और आउटपुट किस तरह से जाएगा, कैसे आएगा, तो ये सारे काम कौन करवाता है, OS ही करवाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही करवाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है मेमोरी मैनेजमेंट।
मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब सबसे पहले तो वो हमें एक इन्फॉर्मेशन ये भी देता है, आप देख सकते हैं अपने कंप्यूटर में कि टोटल मेमोरी कितनी थी, अभी कितनी यूज़ हो चुकी है और अवेलेबल कितनी है। साथ ही और यदि कोई प्रोसेस कोई काम कर रहे हैं तो कोई काम करने के लिए कितनी मेमोरी की ज़रूरत होती है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की ही जिम्मेदारी होती है या ऑपरेटिंग सिस्टम ये कार्य करवाता है कि जिसे जितनी मेमोरी की ज़रूरत हो उसे उतनी मेमोरी प्रोवाइड करवाना, कैश मेमोरी या मेन मेमोरी में उसे उतनी स्पेस एलोकेट करवाना कि वो प्रोग्राम आसानी से स्पीड में चल पाए। तो मेमोरी का मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करवाता है। नेक्स्ट ऑप्शन हमने लिखा है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट कि जितनी भी फाइलें हम ओपन करते हैं तो उन्हें दिखाना, साथ ही फाइलों के जब हम सेव करते हैं तो फाइल सेव कहाँ होगी, या फाइल को जब ओपन करते हैं तो कोई भी प्रोग्राम कहाँ है, तो वो तो हार्ड डिस्क में रखा है। और जितने प्रोग्राम चल रहे होते हैं, यदि हमने कोई फाइल पे कोई वर्ड की फाइल है मेरे पास और मैंने उस पर डबल क्लिक किया है, मतलब उसको ओपन किया, तो वो ओपन होके कहाँ मिलेगी, वो रहती है रैम में। मतलब जितनी भी एप्लीकेशन चल रही होती है वो कहाँ रहती है, रैम में। तो उस फाइल का एक एड्रेस आता है और वो यहाँ पे इस रैम के पास वो एड्रेस मिलता है, तो समझता है कि इस एड्रेस वाली फाइल को, उस एड्रेस पे जो कुछ भी लिखा है उस टेक्स्ट को स्क्रीन पर प्रिंट कर देना है। और हमें ऐसा लगता है कि फाइल खुल गई है, तो वो फाइल किस तरह से ओपन होगी, कैसे दिखेगा, वो भी फाइल मैनेजमेंट का ही काम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम होता है। फिर एक और बात फाइल मैनेजमेंट से कि जब हम फाइल को सेव करते हैं तो फाइल के नाम में कितने कैरेक्टर हो सकते हैं, मतलब फाइल का नाम कितना बड़ा हो सकता है या कितना छोटा हो सकता है। जैसे डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो वहाँ पे किसी फाइल का नाम 8 कैरेक्टर से बड़ा नहीं हो सकता, वहाँ पे फाइल का नाम 8 कैरेक्टर का ही होता है। और आज जो हम फाइल सेव करते हैं उसमें फाइल का नाम बहुत बड़ा भी दे सकते हैं। या फिर इसको इस तरह से समझे, पहले आपने कीपैड मोबाइल चलाए होंगे तो उसमें हम किसी कॉन्टैक्ट सेव करते थे तो नाम कितने छोटे होते थे, हम बड़ा नाम सेव नहीं कर सकते थे। लेकिन आज जो हम एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करते हैं वहाँ पर हम नाम बड़े भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही फाइल मैनेजमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम यही मैनेज करता है कि जो फाइल का नाम है वो कितना बड़ा हो सकता है, या किसी फाइल के नाम में कितने स्पेशल कैरेक्टर यूज़ किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते, कि फाइल के नाम में स्पेस दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, डॉट का यूज़ हो सकता है या नहीं हो सकता है। और भी कीबोर्ड में बहुत सारे स्पेशल सिंबल है, तो कौन कौन से स्पेशल सिंबल यूज़ हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते हैं, ये सभी फाइल मैनेजमेंट का ही काम होता है। और ये फाइल मैनेजमेंट कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोसेस मैनेजमेंट। तो प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है, कोई भी काम कर रहे हो कंप्यूटर में, जो कोई भी काम कर रहे हो मतलब एक प्रोसेस चल रही है, हर एक काम को करने के लिए हम बोल रहे हैं हर एक प्रोसेस चल रही है, कोई काम हो रहा है, तो उसको काम करने के लिए मेमोरी एलोकेट करवाना। एक साथ कई सारे काम हम कर रहे हैं तो पहले क्लिक किया उसको पहले रिस्पॉन्स करना है, जिस पे हमने बाद में चालू की वो एप्लीकेशन बाद में ओपन होगी। तो ये एक साथ यदि कई सारे काम किए हैं तो किसे पहले काम करवाना है, किसे बाद में काम करवाना, तो ये प्रोसेस मैनेजमेंट का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। अब इसमें हमने लास्ट ऑप्शन लिखा है थ्रेड मैनेजमेंट। थ्रेड प्रोसेस से ही आया है। थ्रेड किसे कहते हैं, तो किसी प्रोसेस के छोटे भाग को थ्रेड ही कहते हैं। थ्रेड पूछा भी जाता है क्वेश्चन एग्जाम में कि किसी प्रोसेस के छोटे छोटे भागों को, या एक बड़ी प्रोसेस है उसे छोटे छोटे मॉड्यूल में तोड़ दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं, तो याद रखें हम यहाँ पे उसे क्या कहते हैं, थ्रेड। मतलब कोई काम हम कर रहे हैं, ये एक काम हो रहा है, इस काम को कोई एक व्यक्ति ने ऐसा किया तो वो काम इतने अच्छे से नहीं हो सकता, लेकिन उस बड़े काम को ऐसे छोटे छोटे भागों में हम तोड़ दें कि इसको उसके छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे इसका एग्जाम्पल लें हम थ्रेड का। MS वर्ड कई सारे स्टूडेंट ने चलाया होगा, तो MS वर्ड जब भी आप काम करते हो, टाइप करते हो, तो टाइपिंग करते करते स्पेलिंग ग्रामर चेकिंग हो जाती है। जैसे ही आप गलत स्पेलिंग टाइप करते हो तो नीचे रेड लाइन आ जाती है, ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हो तो ग्रीन लाइन आ जाती है। तो प्रोसेस क्या चल रही है, तो हम कहें कि क्या चल रहा है, एक एप्लीकेशन चल रही है, एक प्रोसेस चल रही है, क्या वर्ड चल रहा है, लेकिन उस वर्ड में कितने सारे काम हो रहे हैं, टाइप हो रहा है, यदि आप सिलेक्ट करते हो तो सिलेक्शन हो रहा है, बोल्ड करना है, कलर देना है, मतलब ये छोटे छोटे जो काम हो रहे हैं तो अलग अलग थ्रेड में डिवाइड करते हैं। टाइप करते करते स्पेलिंग चेक हो रही है, ग्रामेटिकल मिस्टेक अलग चेक हो रही है, स्पेलिंग मिस्टेक अलग चेक हो रही है, मतलब उस जो बड़ा काम हो रहा था उस काम को उन्होंने इस तरह से करवा रहा है तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से होगा, उसको बोलते हैं थ्रेड। तो ये थ्रेड मैनेजमेंट का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के हमने कार्य समझे हैं। अब आगे हम देखेंगे कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम अभी तक आए हैं। अब हमें देखना है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम।
तो 7 टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम अभी तक आए हैं। सबसे पहले सीरियल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसको समझने के लिए हम देखें कि 1950 के दशक तक तो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं आया था, मतलब प्रोग्रामर के पास कोई भी ऐसे कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम नहीं था कि जिस तरह से हम कीबोर्ड से इनपुट दे सकते हैं या माउस से इनपुट दे सकते हैं, ऐसी कोई डिवाइस नहीं थी। आउटपुट के लिए मॉनिटर भी नहीं होता था। तो उस समय इनपुट एक बोर्ड रहता था, उस बोर्ड पे एक बल्ब लगा होता था और आउटपुट के लिए प्रिंटर लगा देते थे। वो आउटपुट के लिए क्या होता था? प्रिंटर होता था। प्रोग्रामर किसी तरह से इस स्विच, इस बोर्ड पे मेमोरी में किसी तरह से प्रोग्राम लोड करते थे, पूरा सेटअप करके लोड करते थे और ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन मशीनरी कोड में ही वो लिखते थे और मशीनरी कोड में लिखे वो एग्जीक्यूशन के लिए इसको देते। यदि एग्जीक्यूशन सही होता, मतलब कोई एरर नहीं होती, तो प्रिंटर के द्वारा आउटपुट आ जाता था और यदि कोई एरर होती थी तो ये जो बल्ब है वो जल जाता था। बल्ब जैसे जलता था मतलब कि एरर है, तो प्रोग्रामर वापस एरर को चेक करते, फिर से पूरा सेटअप करते और फिर मेमोरी में प्रोग्राम लोड करते थे और इस तरह से पूरा काम होता था। अब जो प्रोग्रामरों ने इसमें सेटअप कर रखा था उसमें 2 काम किए थे। सबसे पहला प्रोग्राम की शेड्यूलिंग करना और दूसरा था सेटअप टाइम। ये 2 प्रॉब्लम भी थी, इसको हमें समझें आगे। शेड्यूलिंग में क्या किया था कि जब भी कोई प्रोसेस लोड की जाएगी तो उस प्रोसेस के लिए उन्होंने क्या कर दिया, 30 मिनट का टाइम सेट कर दिया कि एक प्रोसेस कितने टाइम में कंप्लीट होगी। 30 मिनट का टाइम सेट कर दिया कि एक काम करने के लिए 30 मिनट दिए हैं। अब ये काम यदि 30 मिनट के पहले हो जाता है, जैसे 7 मिनट में ही काम हो गया, तो बाकी बचे हुए टाइम में ये मशीन कोई काम नहीं कर सकती। अगला काम कब होगा? 30 मिनट पूरे होने के बाद ही होगा। या फिर कभी कभी ऐसा होता था कि 30 मिनट से ज़्यादा टाइम लग जाता था। कोई प्रोसेस 30 मिनट से यदि 1 मिनट भी ज़्यादा टाइम ले रही है तो उसका आउटपुट आए बगैर ही मशीन पूरी बंद हो जाती थी, मतलब काम करना बंद हो जाता, बीच में ही रुक जाती थी। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी शेड्यूलिंग में, जिसको उन्होंने टाइम सेटअप करके सही किया। किस तरह से कि उन्होंने एक काम दिया कि यदि कोई एक काम करने को हमने कहा है, मशीन को पूरा सेटअप किया है एक काम के लिए, तो जब भी ये कंप्लीट होगा, चाहे वो 5 मिनट में हो या 50 मिनट में होने वाला, तो अगला इनपुट या अगले इनपुट के लिए ये मशीन पूरी कब तैयार होगी? जैसे ही एक काम खत्म हो जाएगा। जैसे ही काम खत्म होगा तो अगला काम कर सकते हैं। यानी कि यदि पहला काम 5 मिनट में खत्म होता है तो 5 मिनट बाद ही मशीन तैयार है अगले काम करने के लिए, और यदि 50 मिनट में खत्म होता है तो अगले 50 मिनट के बाद होगा काम अगला। अब यहाँ पे एक बड़ी, ये सीरियल ऑपरेटिंग सिस्टम में होता था इस तरह से। अब यहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब यहाँ जो भी प्रॉब्लम थी इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कहाँ किया उन्होंने? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में। किस तरह से कि कोई एक काम करना है उसके लिए वो पूरी मशीन को सेटअप करते थे। सेटअप करने के लिए फिर एक काम हुआ, फिर उनको बी टाइप का कोई काम करना है। जब भी बी टाइप का कोई काम किया जाता था तो इस काम के हिसाब से वापस से पूरी मशीन को सेटअप किया और मेमोरी में प्रोग्राम लोड करते थे। फिर सी काम करने के लिए वापस से पूरा सेटअप करना होता था। अब वापस एक काम करना है, जो काम सबसे पहले अभी किया था वही काम वापस से करना है, तो प्रोग्रामर को पूरा सेटअप जैसे इसके लिए किया था वापस करना पड़ेगा। मतलब हर बार जब भी कोई काम करना है तो पूरा सेटअप करना है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम लाया। और बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा होता था, एक जैसे कामों को करने के लिए वो पहले एक बैच तैयार कर लेते थे, जॉब तैयार कर लेते हैं। यानी कि ऐसा कहें, सीधे सीधे वो प्रोग्राम को मेमोरी में लोड नहीं करते थे। जब भी कोई काम करना पड़ता था तो सबसे पहले उस काम के लिए वो एक जॉब तैयार करते थे, एक बैच बनाते थे और फिर वो बैच, वो जॉब मेमोरी में लोड किया जाता था, लिंकिंग की जाती थी और काम होता था और फिर आउटपुट प्रिंटर के द्वारा आ जाता था। अब जॉब को हम, यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इस तरह से भी समझ लीजिए कि यदि मुझे कोई डिज़ाइन बनाना है तो डिज़ाइन बनाने के लिए यदि वो डिज़ाइन का मेरे पास सांचा है तो मुझे वो डिज़ाइन बनाने के लिए सारा काम बार बार नहीं करना पड़ेगा, उस सांचे से मैं वो काम बड़ी आसानी से कर सकती हूँ। तो वैसे ही यहाँ पर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या किया, एक कोई भी काम करना रहता था तो उसे सीधे सीधे मेमोरी में लोड नहीं किया जाता था, उसका बैच बनाया जाता था, इसलिए इसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कहा। अब इस बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में ये भी प्रॉब्लम है कि एक काम होगा, यदि ये काम कोई भी हमने लोड तो कर दिया जॉब, यदि उस काम को करने में थोड़ी देर लग रही है या इनपुट के लिए उसको वेट करना पड़ रहा है, तो जब तक वो काम खत्म नहीं होगा तब तक दूसरा काम नहीं हो सकता, मतलब मशीन रुकी ही रहेगी। और यदि उसे इनपुट नहीं मिलता है तो घंटों वेट करना पड़ता था। तो उन्होंने मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आया।
इसके बाद में उन्होंने क्या बनाया, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, कि एक साथ मेमोरी में बहुत सारे प्रोग्राम भेजे जा सकते हैं, एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं। यहाँ पे हम इसको समझे इस तरह से कि मेमोरी में प्रोग्राम उन्होंने कैसे भेजे, तो मेमोरी में एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम भेजने की व्यवस्था करवा दी कि एक साथ आप 3, 4, 5 कितने प्रोग्राम हम यहाँ पे भेज सकते हैं। अब यदि एक काम करने में कोई वेट लग रहा है, इसकी प्रोसेस तो चालू है लेकिन बीच में इनपुट के लिए कुछ वेट करना पड़ रहा है या कुछ बराबर सही समय पे उनको हार्डवेयर काम नहीं कर रहा है कोई सा उसके लिए, तो उसको वेटिंग पे रख देते थे। और जो बी खड़ा है, बी भी तो उसी मेमोरी में लोड है, तो बी को आगे भेज दिया जाता था, बी अपना काम कर लेता था। और यदि बी जैसे ही अपना काम खत्म करता, यदि ए को अपना इनपुट मिल गया तो ए को ए पे प्रोसेस कर दी जाती थी, नहीं तो सी भी जो है उस पर काम कर दिया जाता था। इसलिए इसको बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन भी यही है कि एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम को चलाया जा सकता है या एक साथ बहुत सारी प्रोसेस चलाई जा सकती है। दोनों की डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है उसको हम अभी समझते हैं। अब हम यहाँ बोल रहे हैं कि मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन सेम है, दोनों एक जैसा ही तो काम कर रहे हैं, दोनों में एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों के काम करने के तरीके थोड़े अलग हैं। इसको हम इस तरह से समझें, हम यह बना लेते हैं, एक तरफ हम लिखते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और एक तरफ हम लिखते हैं मल्टीटास्किंग। यहाँ पे मल्टी प्रोसेसिंग की भी बात कर रहे हैं हम, मल्टी प्रोग्रामिंग में ही। यह मल्टी प्रोसेसिंग से मतलब ऐसे भी कंप्यूटर आए हैं, आजकल यूज़ होते ही हैं कि एक ही मदरबोर्ड पे एक से ज़्यादा प्रोसेसर लगे होते हैं, हमें पता नहीं चलता, लेकिन क्योंकि हम इंटरनली हम केवल उसे यूज़ करते हैं, बाहर से केवल मॉनिटर पे देखते हैं, तो एक कंप्यूटर में बहुत सारे प्रोसेसर लगे रहते हैं, तो मल्टी प्रोसेसर भी होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक साथ बहुत सारे काम करवाए जा सकते हैं। तो सपोज हमने कोई एक काम कहा, इसको हमने 10 काम करने को कहा और हर काम में 4-4 स्टेप्स हैं, 4 काम करने हैं और ऐसे पहला प्रोग्राम, दूसरा, तीसरा और ऐसे ही 10वां काम भी है और उसमें भी 4 काम है। और ऐसे ही मल्टीटास्किंग में भी यही 4 काम करने को, यही काम करने को कहा। इसमें भी हमने इसी तरह से 3-4 प्रोग्राम ओपन कर दिए। और इस तरह से बहुत सारे प्रोग्राम यहाँ भी ओपन है, 10 प्रोग्राम। मतलब यदि एक प्रोसेस चल रही है, एक प्रोग्राम हमने दिया तो उस प्रोग्राम में कितने काम हो रहे हैं, 4 काम हो रहे हैं। और ऐसे कितने प्रोग्राम हमने एक साथ भेजे हैं, दोनों में ही 10 काम भेजे हैं। तो किस तरह से काम होगा, मल्टी प्रोग्रामिंग की पहले बात करते हैं। तो सबसे पहले वो पहले के ये सारे काम कंप्लीट करेगा, फिर दूसरे के सारे काम कंप्लीट करेगा, फिर तीसरे के सारे काम कंप्लीट होंगे चारों, और इस तरह से लास्ट वाले के सारे काम कंप्लीट होंगे। अब वो हमें देखने में ऐसा लगता है कि हमने तो 10 प्रोग्राम चालू करे और 10 ही एक साथ स्टार्ट हो गए। तो आजकल प्रोसेसर इतने स्पीड, इतने फास्ट काम करते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि कुछ सेकंड में ही काम हो गया और हमें नहीं पता चलता। लेकिन इंटरनल देखें तो इसमें टाइम लगता है। वही मल्टीटास्किंग थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करता है। कैसे काम करता है कि यदि पहला काम, जैसे यहाँ भी सारी एप्लीकेशन एग्जाम चलाने को कह दी कि हमने एक समय पे PDF भी ओपन कर दी, हम गाने भी सुन रहे हैं, हमने इंटरनेट से कुछ डाउनलोडिंग भी लगा दी है, तो क्या होगा, वो पहले के 2 काम करेगा, दूसरे के पे चला जाएगा, दूसरे के 2 काम करेगा, तीसरे के 2 काम करेगा और ऐसे लास्ट वाले के। जैसे ही यहाँ के सारे काम खत्म हुए वो तीसरा चौथा काम करेगा, इसका भी तीसरा चौथा काम करेगा, इसका भी तीसरा चौथा, और ऐसे ही लास्ट वाले का। अब ये स्विच इतनी जल्दी कर देता है कि हमको समझ में ही नहीं आता है। तो जितने भी मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो कंपैरिजन मल्टी प्रोग्रामिंग से फास्ट काम करते हैं। देखने में हमें दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन इंटरनल मशीनरी इंटरनल बात करें तो ये थोड़ा सा फास्ट काम करता है और ये थोड़ा सा स्लो काम करता है। कुछ एग्जाम्पल भी लिख लीजिए। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं लाइनक्स और यूनिक्स।
लाइनक्स और यूनिक्स कैसे हैं? मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट हम आगे बढ़े, देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेशली नेटवर्क बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जहां भी बहुत सारे कंप्यूटर या ऐसा कहें एक से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हैं, वहाँ पर जहाँ बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करके काम करवाना है, ऐसी जगह पर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य करता है। नेटवर्क बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इसे कहा जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जहाँ पर किसी भी काम को करने के लिए एक निश्चित समय दिया जाता था, कि किसी काम को करने के लिए उन्होंने सेट कर दिया 3 मिनट, तो 3 मिनट में उसे वो रिस्पॉन्स देना है। यदि उतने टाइम में उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम फेल माना जाता है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे सैटेलाइट के लिए, सैटेलाइट इतने मिनट में भैया लॉन्च होनी है सैटेलाइट, यदि नहीं होती है तो बहुत सारा काम बिगड़ सकता है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। या देखा होगा रोबोट, रोबोट में जो ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ही काम करता है। रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम पे यदि कोई ट्रेन आने वाली रहती है प्लेटफॉर्म पे, तो उसके पहले ही इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म पे इतनी बजे आने वाली है। यदि वो ट्रेन उस प्लेटफॉर्म से निकल जाती है उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन किसी काम की नहीं रहेगी। तो रियल टाइम ऐसी सारी जगहों पर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। एक और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं इसका, मेट्रो का जो गेट बंद होता है और गेट चालू होता है, वहाँ भी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ही काम करता है कि यदि कोई काम करने में लेट हो गया, वो गेट उस समय पे बंद नहीं हुआ, कई बार देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम की वजह से नहीं हुआ, तो वहाँ पे टू 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 आवाज़ आने लगती है। फिर उसके जो बाकी सारे काम है वो सारे खत्म होंगे, फिर गेट बंद होगा, तब तक वो काम नहीं करेगा। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसी सारी जगहों पर यूज होता है जहाँ पे टाइम लिमिट होती है कि निश्चित टाइम पे वो काम करना है। लास्ट यहाँ पे एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम भी लिखा है, तो इस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी स्पेशल कार्य के लिए बनाया जाता है, ये ऐसा कहें किसी स्पेशल काम को करने के लिए जो डिज़ाइन किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम, कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका एग्जांपल हम लिख सकते हैं वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन क्या है? एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका यूज़ क्यों किया? कपड़े धोने के लिए, दूसरा कोई काम नहीं करेगी। तो ये इसमें कौन सा काम हो रहा है? एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। तो यहाँ हमने टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देखे हैं। अब हम यहाँ पे आगे जितने ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे आपने नाम सुने होंगे डॉस, विंडोज़, लाइनक्स, इसमें हम डिफरेंस देख लेते हैं। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम अधिकतर लोग यूज़ करते हैं या आप लोगों ने भी चलाए होंगे, ज़्यादातर डॉस, विंडोज़ और लिनक्स का लोग यूज़ करते हैं। तो उसमें हम बेसिक डिफरेंस भी देख लेते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड भी कई सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डॉस की और इंटरफेस की बात करते हैं कि डॉस कैसा इंटरफेस प्रोवाइड करता है। तो डॉस जो है वो CUI इंटरफेस प्रोवाइड करता है। CUI मतलब कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ऐसे ही विंडोज़ जो रहता है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है। GUI ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। विंडोज़ कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? GUI। और GUI का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। लाइनक्स CUI और GUI दोनों ही इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है। जो लोग भी ऑपरेटिंग लाइनक्स पे काम करते तो कुछ लोग टर्मिनल पे काम करते हैं कमांड लाइन के थ्रू, और कुछ लोग GUI। कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस इसलिए बोल रहे हैं जहाँ पर ग्राफिक्स कलरफुल स्क्रीन नहीं दिखती है, वहाँ पे ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन दिखती है और जो भी काम करना होता है उसके लिए हमें कमांड टाइप करनी रहती है। कैरेक्टर टाइप करते हैं और वो कमांड चलती है, इसलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस या फिर कमांड लाइन इंटरफेस। सेकंड डॉस जो रहता है वो सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि एक समय में एक ही यूज़र से मतलब वो नहीं है जो कंप्यूटर के सामने बैठकर कंप्यूटर चला रहा है, उस यूज़र की बात नहीं कर रहे। यूज़र से मतलब यूज़र अकाउंट की बात हो रही है। कंप्यूटर में जो हम यूज़र अकाउंट बनाते हैं उनकी बात हो रही है। तो एक समय में एक यूज़र में आप जाते हैं और एक ही काम हो सकता है। एक काम क्यों? कमांड टाइप करेंगे काम होगा, तो एक समय में एक ही कमांड तो दी जा सकती है। इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं जो डॉस होता है वो सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। विंडोज़ जो रहता है वो सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है।
विंडोज़ बहुत सारे लोगों ने चलाया भी है, तो आपने देखा होगा कि इस समय यदि कई कंप्यूटर में बहुत सारे यूज़र बने हैं तो जैसे ही स्टार्ट करते हो तो आपको सारे यूज़र अकाउंट सामने दिखते हैं, नाम दिखते हैं। आप किसी एक पे क्लिक करते हो तो उसके अंदर जा सकते हैं और एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम चला सकते हैं कि एक ही समय पे हमने इंटरनेट पे कुछ डाउनलोडिंग पे लगाया है, उसी समय पे हम टाइपिंग का काम तो कर ही रहे हैं। गाने सुनने की इच्छा हो गई तो हमने मीडिया प्लेयर चालू कर दिया और गाने भी सुन रहे हैं। इतनी देर में हमारा कोई फ्रेंड आता है कि नहीं मेरा ये लेटर टाइप कर दो, तो हम वर्ड या कोई नोटपैड ऐसी एप्लीकेशन ओपन करके उसका लेटर टाइप करने लग जाते हैं। मतलब बहुत सारे काम कर सकते हैं, लेकिन एक ही यूज़र के अंदर है, इसलिए विंडोज़ को बोल रहे हैं सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यदि दूसरे यूज़र में जाना है, स्विच करना है, तो पहले के अंदर जितनी भी एप्लीकेशन चल रही है सब बंद करना पड़ेगा, तब दूसरे में जा सकते हैं। लेकिन वहीं लाइनेक्स जो रहता है वो मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग मतलब यहाँ पे एक ही समय पे एक से ज़्यादा यूज़र में आप लॉगिन कर सकते हैं और बहुत सारे काम भी कर सकते हैं एक के अंदर। कि यदि किसी एक यूज़र में हैं हम, वहाँ पे 3-4 काम चल ही रहे हैं, उसको बंद करे बगैर हम किसी दूसरे यूज़र में स्विच कर सकते हैं और वहाँ पे कुछ और काम कर सकते हैं। इसलिए लाइनेक्स को बोल रहे हैं मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट ऑप्शन है जितने भी GUI ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वहाँ पर माउस का यूज़ होता है, इंटरनेट चला सकते हैं और क्या कर सकते हैं तो मूवी देख सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, सारे ग्राफिकल कुछ फोटो एडिटिंग कर सकते हैं। ऐसे सारे काम कहाँ कर सकते हैं, जो भी GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऐसा कहें कि डॉस में ये सारे काम नहीं हो सकते हैं। विंडोज़ में इंटरनेट, मूवी देख सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, माउस चला सकते हैं, तो GUI ऑपरेटिंग सिस्टम में हम इन सब का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स है, तो केवल लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको हम आगे समझते हैं। ओपन सोर्स का मतलब इसका सोर्स कोड अवेलेबल है। जैसे विंडोज़ अधिकतर लोगों ने चलाया है तो आपने देखा होगा हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं और केवल उसका यूज़ करते हैं, मतलब उसको चलाते हैं। हमें नहीं पता कि कैसे बनाया होगा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है, लेकिन उसके डेवलपर ही जानते हैं कि उसमें उन्होंने क्या कोड लिखा है कि ये सारा काम उसमें हो रहा है। हम देख नहीं सकते उसको, केवल उसका यूज़ कर सकते हैं। इसलिए ये क्या है, इनको क्या कहेंगे, ओपन सोर्स नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो रहते हैं क्लोज है। और लाइनेक्स क्या है, ओपन सोर्स है। इसका सोर्स कोड इंटरनेट पे अवेलेबल है, हम देख सकते हैं कि कैसे बना है वो, उसमें क्या कोडिंग लिखी है कि वो काम हो रहा है। यदि आपको अच्छे से प्रोग्रामिंग आती है तो आप उस सोर्स कोड को इंटरनेट पे डाउनलोड कर सकते हो। और यदि आपको कुछ नया ऐड करना है, कोई फीचर नहीं डालनी है, तो विंडोज़ में हम नहीं डाल सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया तो वही डाल सकते हैं, वही उसका प्रोप्राइटर है, हम नहीं कर सकते कुछ भी उसमें चेंज। लेकिन लाइनेक्स में कोई भी चेंज कर सकता है। यदि आपको कोई नई फीचर डालनी है और आपको अच्छे से प्रोग्रामिंग आती है तो आप वो बनाएं और उसकी साइट पे डाल सकते हैं, इसलिए उसको बोल रहे हैं ओपन सोर्स। नेक्स्ट फ्री है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री है, तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री है। इसके लिए हमें कोई पैसे नहीं देने पड़ते, फ्री में ये ओरिजिनल अवेलेबल है, हमको ओरिजिनल वर्जन लाइनेक्स का अवेलेबल है फ्री में इंटरनेट पर। वैसे ही विंडोज़ का यदि हमको ओरिजिनल वर्जन चाहिए, विंडोज़ की ओरिजिनल CD चाहिए होती है तो हमें माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से हज़ारों रुपये देकर खरीदनी पड़ती है। तो ये फ्री नहीं है और ये फ्री है, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री है। नेक्स्ट ऑप्शन सिक्योर। तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा सिक्योर है, इसमें वायरस नहीं लगते, करप्ट नहीं होता लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो करप्ट नहीं होता। विंडोज़ में आपने देखा होगा कि कई बार यदि हम चलाते चलाते किसी ने कंप्यूटर बंद कर दिया, 2-4 बार हो गया ऐसा, या फिर हम काम कर ही रहे और अचानक लाइट चली गई, फिर काम कर रहे फिर लाइट चली गई, ऐसा 2-4 बार हो जाता है तो विंडोज़ तो करप्ट हो जाता है। या कई बार हम देखते हैं कि अभी हमने नया सिस्टम खरीदा, कुछ ने पेन ड्राइव लगाई है या इंटरनेट चला रहे हैं तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, धीरे चलने लगता है, मतलब उसमें वायरस आ जाते हैं। तो इसका फाइल सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए ये सिक्योर नहीं है ज़्यादा। और लाइनेक्स में अभी तक कोई भी वायरस फाउंड नहीं है। अभी तक ऐसा कहें, अभी 2 ही वायरस आज तक फाउंड हुए इसमें, बाकी कोई वायरस इसमें लगते नहीं है। तो लाइनेक्स का फाइल सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए कह रहे हैं लाइनेक्स सबसे ज़्यादा सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट बैकवर्ड कंपेटिबल। बैकवर्ड कंपेटिबल का मतलब ये है
लाइनेक्स जो है, लाइनेक्स को कहा जाता है बैकवर्ड कंपेटिबल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पुराने हार्डवेयर के साथ भी उतनी ही स्पीड में काम करता है जितना कि नए हार्डवेयर के साथ में। जैसे अभी बात करें हम विंडोज़ की, तो विंडोज़ का यदि हम नया वर्जन विंडोज़ 10 डालना है और हमारे पास में P4 मशीन है, तो P4 मशीन पे विंडोज़ 10 नहीं डाल सकता। उसके लिए विंडोज़ का मतलब मशीन हार्डवेयर भी हमको नया चाहिए, या फिर हमारे पास में हार्डवेयर तो नया है, अभी हमने 7 जनरेशन 10 11 जनरेशन का कंप्यूटर खरीदा है और उस पर हम चाहते हैं कि XP डाल दें, विंडोज़ का पुराना वर्जन है XP डाल दें, तो वो नहीं चल सकता। कहने का मतलब ये है कि यदि विंडोज़ का हमें नया वर्जन चलाना है तो हार्डवेयर भी नया चाहिए, और यदि पुराना हार्डवेयर है तो पुराना वर्जन ही चलेगा। यही लाइनेक्स में ऐसा नहीं होता। लाइनेक्स में यदि हम लाइनेक्स का नया वर्जन भी पुराने हार्डवेयर पे चलाएंगे तो उतनी ही स्पीड से चलेगा। तो यहाँ पर हमने कुछ जो ज़्यादातर यूज़ होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है या ज़्यादातर लोगों ने इन पे काम किया है, उसमें एक बेसिक डिफरेंस देख लिया है यहाँ पे, क्योंकि इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो लाइनेक्स है, लाइनेक्स फ्री है, GUI का पूरा नाम, CUI का पूरा नाम, मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, विंडोज़ कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो विंडोज़ सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पे हमने कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम का डिफरेंस भी देख लिया। तो यहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का चैप्टर कंप्लीट होता है, और आगे कल जो हमारा लेक्चर रहेगा वो नेटवर्क पे बेस्ड रहेगा स्पेशल। उसमें हम नेटवर्क से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे और सारे टॉपिक कवर करेंगे। तो आज की इस वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।